अच्छा, अगर ग्रेविटी एग्जिस्ट ना करती हो, जैसे कई बार क्वेश्चन में आता है कि ये जो हमारा पेंडुलम है ना, वो हमने किसी सैटेलाइट में या फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, वहाँ पे चली जाए। तो अगर ग्रेविटी ना होती, तो ये पेंडुलम ऐसे तो कुछ होता ही नहीं ना, मतलब हम्म तो ग्रेविटी के बिना वो ऐसे हो जाता है एक दूसरे से दूर, क्योंकि इनको नीचे की तरफ खींचने वाला कोई फोर्स है ही नहीं, एक दूसरे को ऐसे रिपल करके ऐसे हो जाते हैं। आया? तो वैसे ही अगर कभी कुछ क्वेश्चन आ गया, कि दो चार्जेस थे, Q1 Q2, मतलब चार्ज पेंडुलम था, ठीक है, वो किसी ग्रेविटी फ्री स्पेस में हम लेके गए, तो क्या वो ऐसा हो जाएगा, ये है Q1 और ये है Q2, और ये वो पॉइंट है जहां से हमने उसको बांधा हुआ था पहले। तो ये पहले ऐसे थे, बट ये अभी ऐसे हो गए क्योंकि ग्रेविटी है नहीं इनको खींचने वाली। तो अभी इनमें टेंशन निकालो, अगर स्ट्रिंग की लेंथ L है, ये L है और ये भी L है, बहुत बढ़िया। तो अभी एक चीज देखना, इन पे रिपल्सिव फोर्स लगेगी इस तरफ, और इन पे भी रिपल्सिव फोर्स लगेगी इस तरफ। आया? तो ये होगा टेंशन, ये होगा टेंशन। अब ये टेंशन किसको बैलेंस कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स को। तो बहुत आसान है, रिपल्सिव फोर्स को टेंशन किसको बैलेंस कर रहे हैं, Fe को। हाँ, Fe कितना है, K Q1 Q2 बटे L और L, डिस्टेंस टोटल कितना है 2L, तो 2L का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4L स्क्वायर, बस यही है। ठीक है, तो टेंशन इनके बीच में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हाँ, तो ये हमसे क्वेश्चन इधर पूछा गया था नीट में, ठीक है। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस, आइडेंटिकल बॉल्स मतलब उन दोनों का मास सेम है, ठीक है। कैरिंग इक्वल चार्जेस मतलब अभी अब तक हम Q1 Q2 मान रहे थे ना, तो अभी इन दोनों का जो चार्ज है वो भी सेम है Q, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, उनको हमने किसी कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर दिया इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग से। अब ऑब्वियस बात है, रिपल्शन के कारण एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, वही पेंडुलम प्रॉब्लम। देन द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, इक्विलिब्रियम सेपरेशन का मतलब क्या है, अगर ये पहले यहां से बंधे हुए थे, अगर ये पहले यहां से बंधे हुए थे, इस पे भी चार्ज था Q और इस पे भी चार्ज है Q, हाँ, और इन दोनों का मास भी सेम है। अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन कराया था कि जब m1 m2 बराबर था तब θ1 θ2 आया था। तो अब यहाँ पे मैं θ1 θ2 की जगह दोनों को थीटा बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि ये दोनों बराबर है, मास सेम है। तो ऐसा है बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग से यहाँ पे कंबाइंड है, इन स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। अब क्या बोला हुआ है कि जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है इन दोनों चार्जेस के बीच का वो है आर। इक्विलिब्रियम सेपरेशन मतलब ये जो डिस्टेंस हम कह रहे थे ना, ये पूरा कितना है आर, ये पूरा कितना है आर, आ गया। अब एक चीज देखना, अगर ये दोनों चार्ज सेम है और इन दोनों का मास भी सेम है, तो ये पूरी सिमेट्री बन रही होगी बढ़िया से। हाँ, मतलब ये जो लाइन है वर्टिकल वाली, ये इन दोनों को एग्जैक्टली बीच में से काट रही होगी, तो ये भी r/2 और ये भी r/2। अगर ये टोटल r है और सब कुछ सेम है, चार्ज, मास, एंगल, थीटा, सब कुछ, तो ये भी r/2 होगा और ये भी r/2 होगा, मस्त सिमेट्री बन रही है। हाँ, तो इन्होंने बोला हुआ है, पहला तो ये पूरी कहानी बताई हुई है यहाँ तक कि ऐसा हो रखा है। अब इसके बाद क्या बोला, नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। कच्ची समझ में नहीं आया, बता, कुछ भी समझ में नहीं आया, बता। अगर मैं कहूँ कि जहां से जुड़े हुए थे ये स्ट्रिंग्स और जहां तक ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन है ये वाला, इस पूरी अगर मैं हाइट को y हाइट बोल दूं, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो अब इन्होंने क्या बोला कि अब हमने ये इस पॉइंट से कनेक्टेड थे ना, इस पॉइंट से कनेक्टेड थे ना, अभी हमने ये पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट, पहले वो यहाँ पे थे, अभी इन दोनों स्ट्रिंग्स को पकड़ के मैं हाफ द हाइट, मतलब पहले y पे थे, अभी मैं y/2 पे इसको रख दिया यहाँ पे आधे पे। तो क्या होगा, ये तो अभी भी यहीं पे था, ये तो अभी भी यहीं पे था, ये पूरी लेंथ y थी, तो y/2 कितना होगा, y/2 कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे होगा। तो अभी मैंने इन स्ट्रिंग्स को यहाँ पे बांध दिया, ऐसा कुछ,
समझ में आया क्या किया मैंने? समझ में आया? अरे आया ना? ठीक है, समझ में आया क्या? तो अभी मैंने क्या किया, पहले ऊपर बंधे हुए थे ना, अभी मैंने इनको थोड़ा सा नीचे जाके बांध दिया। क्लैम्प एट हाफ द हाइट। कितना नीचे? कितना नीचे कि पहले ये डिस्टेंस y था, अब ये डिस्टेंस कितना है? y/2, आधा हो गया। तो अब एक चीज देखना, अब एक चीज देखना, अब एक चीज देखना, ये पहले ऐसे थे। ये पहले ऐसे थे। अभी मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट से बंधे हुए थे, जिस पॉइंट से बंधे हुए थे उसको मैंने नीचे कर दिया। तो जैसे जैसे अब यहां से हो नहीं पाएगा ना, क्या करें, ऐसे था ये। अब जैसे ही ये देखना ऐसे इक्विलिब्रियम पे थे, ठीक है। अब ये पॉइंट नीचे जाता गया, ये पॉइंट नीचे जाता गया, ये जो पॉइंट है जहां से बंधे हुए थे ये नीचे जाता गया, तो ये दूर होते गए। ऐसे ही होगा, ये यहीं पे नहीं रह सकते ना, क्योंकि ऐसे स्ट्रिंग लूज थोड़ी हो जाएगी, नहीं होगी लूज। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा ये ऐसे दूर होते जाएंगे, ये ऐसे दूर होते जाएंगे। अब समझ में आया? अब समझ में आया? तो ये जैसे जैसे नीचे होगा, ये पहले ऐसे थे, अब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये ऐसे एक दूसरे से ऐसे दूर जा रहे हैं। आया है नहीं? आया है नहीं? अरे है ना? देख रहा हूँ मैं, कुछ और बढ़िया तरीका है क्या समझाने को? एक तो काश मेरे 3 हाथ होते, बता रहा हूँ, मजा आ जाता। काश। कैसे समझाऊँ, कैसे समझाऊँ? एक और बार इससे, या एक काम करना, अभी ना मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। अभी देखना है कि जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा, जैसे जैसे ये जो पॉइंट है जहाँ से ये बंधे हुए हैं स्ट्रिंग, वो नीचे जाता जाएगा, ये अपने आप दूर होते जाएंगे, ये दूर होते जाएंगे। ठीक है, अभी मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्यों नहीं बोल पाऊंगा आप खुद देख लोगे। ठीक है, ठीक है। हम्म। देखा? तो जैसे जैसे पॉइंट नीचे जा रहा था, ये स्ट्रिंग एक दूसरे से दूर जा रहे थे, क्योंकि स्ट्रिंग को तो टाइट रहना है ना, स्ट्रिंग पे फोर्स लग रही है दूर जाने की तरफ ही, इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है दूर जाने को, है ना। तो जितना दूर जाना चाहेंगे, जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाएंगे, स्ट्रिंग को ऐसे लूज थोड़ी छोड़ देंगे। तो जैसे जैसे नीचे होता जाएगा ये अपने आप से दूर चले जाएंगे, ये एक दूसरे से और दूर जाएंगे। तो अभी इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो चेंज हो गया, अभी इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो चेंज हो गया। यहाँ पे वो स्मॉल आर था, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं कैपिटल आर हो गया। तो अभी मास तो इनका भी चेंज नहीं हुआ, मतलब अगर ये थीटा डैश है तो ये भी थीटा डैश ही बन जाएगा। थीटा डैश क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये थीटा भी तो चेंज हुआ होगा, ये थीटा भी तो चेंज हुआ होगा, है ना, कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। हाँ, तो ये थीटा डैश है, ये थीटा डैश है, सिमेट्री तो यहाँ पे भी बन रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा r/2 और ये भी हो जाएगा r/2। इतना आया कि नहीं? इतना आया कि नहीं? है ना? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे देखना, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, k(q1 q2) अपॉन r² m1g। तो q1 q2 कितना हो जाएगा? q इंटू q स्क्वायर बटे r²। मास कितना है? दोनों का m है, तो मैं लिख दूंगा mg, दोनों का mg। हाँ, अब एक चीज देखना, इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से tan थीटा कितना आएगा? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? r/2, बेस क्या है? y, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो r/2 और नीचे क्या है? y। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? r/2y। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? r/2y। हाँ, तो अगर यहाँ से मैं इस r² को वहां भेज दूं, इस r² को मैं वहां भेज दूं, तो r³ बन जाएगा। हाँ, तो r³ बटे 2y इज इक्वल टू kq² बटे mg, kq² बटे mg। इतना आया? इतना आया कि नहीं? है ना? इतना आया, बहुत बढ़िया। इस चीज को बना लो इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे tan थीटा डैश कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? kq² बटे कैपिटल R² और mg। ना तो q चेंज हुआ, ना तो mg चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ r चेंज हुआ, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे tan थीटा डैश कितना आएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बटे हाइपर, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस, मतलब r/2 बटे
y/2, यहाँ ये y नहीं है, ये y/2 है क्योंकि लिखा हुआ है ना क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। तो 2 कटा ये कितना बचा r बटे y, r बटे y। तो r बटे y, ये r स्क्वायर वहां गया, ये r स्क्वायर वहां गया, तो ये बन गया r क्यूब बटे y इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बटे एम जी। अब के क्यू स्क्वायर बटे एम जी, के क्यू स्क्वायर बटे एम जी, ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर है। हाँ, इसका मतलब स्मॉल आर क्यूब बटे 2y इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब बटे y। हाँ, तो मैं इन दोनों को बराबर लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि आर क्यूब बटे 2y इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब बटे y। तो y और y कट गए, आर क्यूब हमारे पास क्या बचा, आर क्यूब बटे 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 2। तो r कितना आ गया, r अपॉन 2 का क्यूब रूट आया। अभी इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना आया, अभी इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना आया, इतना आया। क्या क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है ना, आ गया, क्या सब कुछ दिख रहा है, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। मिटा दें इसको, मिटा दें इसको, मिटा दें इसको। अब ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, पूछा गया था नीट 2016 में भी और जेई 2011 में भी, और ये कहाँ से उठाया गया है, एक फिजिक्स की बहुत ही अच्छी किताब है एरोडो, तो वहां से ये सवाल उठाया गया है। खुद पढ़ो सवाल है, खुद समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या पूछा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आएगा मतलब क्या है। चलो पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स suspended from a common point by two massless strings of length L are initially at a distance d, are initially at a distance d, और d बहुत छोटा है L से, d apart because of their mutual repulsion। तो पहली लाइन में क्या बोला है कि दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल मतलब मास सेम है, और कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो इनका चार्ज भी सेम है। कहीं कुछ बोला हुआ है क्या क्वेश्चन में भी, तो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स हैं और उन दोनों पे जो चार्ज है वो भी सेम है, इन दोनों का चार्ज सेम मान लेना। ओके, अब वो किससे बंधे हुए हैं, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं लेंथ एल की, और ऑब्वियस ही बात है दोनों चार्ज स्फीयर्स हैं तो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे कुछ ना कुछ डिस्टेंस। तो वही उन्होंने बोला हुआ है कि आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से वो डी डिस्टेंस दूर है। अब नई बात, द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ स्फीयर्स, उन दोनों स्फीयर में से चार्ज लीक होना शुरू हो गया, चार्ज का लीकेज शुरू हो गया, मतलब चार्ज कम होता गया टाइम के साथ उन स्फीयर्स में से। तो चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट, एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद वेलोसिटी v। होगा क्या, होगा क्या, जब ऐसे होते थे ऐसे होते थे, तो इनको नीचे की तरफ कौन खींच के रखता था, मतलब इनको पास कौन बुलाना चाहता था, ग्रेविटी, कि ये ऐसे आ जाए, बट इनको दूर कौन रखता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगर इनमें से चार्ज लीक हो रहा है, इसका चार्ज कम होते जा रहा है, इसका चार्ज कम होते जा रहा है, लिखा हुआ है ना फ्रॉम बोथ स्फीयर्स, चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ स्फीयर्स, तो इनका चार्ज कम होता जाएगा, और जब चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम होगा, और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा तो ये इतना दूर नहीं रह पाएंगे, ये पास आना चाहेंगे, तो ये ऐसे पास आते जाएंगे, और ये जब पास आएंगे तो इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो वही बोला हुआ है कि वो जो वेलोसिटी है उसका क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के साथ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है ना, क्योंकि जैसे जैसे पास आ रहे हैं इन दोनों का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो वही बोला हुआ है कि इस डिस्टेंस में और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। अब बताओ, ट्राई करो कैसे होगा, क्या होगा, आया कुछ अप्रोच आई दिमाग में, नहीं आया कुछ, करें सॉल्व, करें सॉल्व, चलो सॉल्व करते हैं। इसका फिगर यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये इनिशियली चार्जेस ऐसे हैं, इस पे भी चार्ज है क्यू, इस पे भी चार्ज है क्यू, आया, आया, ठीक है। ये एंगल भी कितना बन रहा है थीटा, ये एंगल भी कितना बन रहा है थीटा, क्योंकि आइडेंटिकल है, मास इनका सेम है, और इसकी लेंथ भी कितनी है एल, और इसकी भी लेंथ कितनी है एल। बहुत बढ़िया।
अब यहाँ पे एक चीज देखना, इनिशियली इनके बीच में कितना डिस्टेंस है d, इनिशियली इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, और इनिशियली एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, और ये d बहुत छोटा बोला हुआ है l से, पर यहाँ पर मुझे तो सिखाना है पढ़ाना है तो मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ा है ताकि फिगर अच्छी सी बने। हालांकि ये दोनों बहुत पास है, ये बोला हुआ है ना कि d बहुत छोटा है l से, मतलब ये दोनों बहुत पास है। अब हुआ क्या, जैसे जैसे इनसे चार्जेस लीक होना शुरू हुआ, इनसे चार्जेस लीक होना शुरू हुआ विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ इन दोनों का चार्ज कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज क्या होगा, dq बटे dt, मतलब चार्ज टाइम के साथ कितना लीक हो रहा है, यही तो हुआ। और ये बोला हुआ है कि एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब चार्ज जब लीक हो रहा है वो कांस्टेंट रेट के साथ हो रहा है, मतलब dq बटे dt जो है वो एक कांस्टेंट है, इसको c मान लेता हूं, वो एक मच्छर, हाँ वो क्या है, एक कांस्टेंट है c, dq बटे dt। इतना समझ में आया, ये क्या है, रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज। अब जैसे जैसे चार्ज लीक कर रहा है ये दोनों पास आ रहे हैं, पास आओ, पास आओ, पास आओ ना। एक काम करते हैं, एक बार थीटा हटाओ, एक बार थीटा हटाओ, ठीक है, एक बार थीटा हटाओ। तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गए, आफ्टर सम टाइम ये यहाँ आ गए, आ सकते हैं ना। अभी इन पे चार्ज क्यों नहीं रहा, क्यू चार्ज यहाँ पे था इनिशियली, बट अभी इन पे चार्ज क्यों नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ये चार्ज तो लीक हो रहे हैं ना, टाइम के साथ कम हो रहे हैं। तो अभी इनको मैं ऐसे ही खाली छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना कम हुआ है, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। और मैं मान रहा हूँ कि ये कोई भी रैंडम पॉइंट है, बीच का मैंने कोई भी पॉइंट उठा लिया, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे ना तो मैंने बीच का कोई भी पॉइंट उठा लिया, जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है x, जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है x x x x। तो अगर ये डिस्टेंस x है, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये होगा x/2 और ये भी होगा x/2। हाँ, क्या स्ट्रिंग की लेंथ चेंज होगी, अरे ये कैसी बात कर रही है, स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ी चेंज होगी, मतलब ये अभी भी l होगी, ये अभी भी l होगी। हाँ, तो अभी किसी रैंडम पॉइंट पे मैं एंगल बता रहा हूँ थीटा, किसी रैंडम पॉइंट वाला जो एंगल है ना वही थीटा। इतना समझ में आया कि हो क्या रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, आया आया, इतना समझ में आया। अब हमें एक चीज पता है कि एंगल बहुत छोटे हैं, एंगल्स कैसे छोटे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि जो डी डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, तो असली में बताऊं फिगर कैसा होगा, असली में बताऊं, इतना पास और भी पास, मतलब ये जो एंगल बन रहा होगा, खुद सोचो खुद सोचो, थीटा थीटा ये कितना छोटा एंगल है, क्यों, क्योंकि ये डी डिस्टेंस उन्होंने खुद बोला हुआ है कि डी इज वेरी वेरी मच लेस देन एल। तो जब स्मॉल एंगल होते हैं, फॉर स्मॉल एंगल, और स्मॉल एंगल, छोटू सा एंगल, छोटू सा एंगल, छोटे से एंगल के लिए tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा, एंड ये दोनों ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं थीटा के, थीटा किसमें, रेडियंस में। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है। तो अगर मैं यहां से लिखूं tan थीटा कितना होगा, अगर मैं यहां से लिखूं tan थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होता था, FE बटे mg, FE बटे mg, यही होता था। tan थीटा कितना होता था, FE बटे mg, मतलब के क्यू स्क्वायर बटे ये क्यू ना, मैंने एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इनिशियल वाले चार्ज को ना हम कैपिटल क्यू बोल देते हैं, कैपिटल क्यू, और यहाँ पे इस चार्ज को क्यू बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइम पे जो हमारा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर एम जी, इतना ही होगा, है ना, इतना ही होगा। इस टाइम पे इसका चार्ज कितना है क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है एक्स। अब मैंने एक और चीज कही, tan थीटा किसके बराबर है, sin थीटा के, tan थीटा किसके बराबर है, sin थीटा के, कब, छोटे से एंगल के लिए, छोटू से एंगल। तो अगर जब छोटू से एंगल है तो ये tan थीटा और sin थीटा बराबर होंगे, हाँ, इसका मतलब यहां से अगर मैं sin थीटा निकालूं, sin थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है h/2 और हाइपोटेनस कितना है l,
परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो कितना है कितना है कितना है कितना है, इज इक्वल टू एक्स बाई टू बटे एल, इज इक्वल टू एक्स बाई टू बटे एल। इसी को क्या मैं एक्स बाई टू एल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, हाँ। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ गया, ये एक्स स्क्वायर यहाँ गया, तो के क्यू स्क्वायर बटे एम जी इज इक्वल टू एक्स क्यू। और ये जो 2l था इसको मैं यहाँ आके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, अरे हाँ है ना, हाँ। अब 2 कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, एंड जी भी कांस्टेंट है, और k भी कांस्टेंट है। q चेंज हो रहा है क्योंकि चार्ज लीक कर रहे हैं, और x भी तो चेंज हो रहा है। x क्या है, ये बीच का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये जैसे जैसे चार्ज पास आते जाएंगे डिस्टेंस कम तो होता जाएगा। मतलब यहाँ पे q वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूँ, जब कांस्टेंट हटाना होता है तब प्रोपोर्शनलिटी लगता है, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटानी पड़ती है तब कांस्टेंट लगाना पड़ता है, पता है। तो जब मैं ये सारे कांस्टेंट हटा दूंगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, हाँ। और मैं एक और चीज बोल सकता हूँ कि q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2, रूट कर दिया मैंने दोनों साइड। इतना आया कि नहीं, इतना आया कि नहीं, है ना, आधा काम हो गया, आधा काम हो गया। कैसे, हमें पता है दोनों साइड को मैं एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, एक काम एक काम एक काम एक काम, बस एक काम, प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैं कुछ नया कांस्टेंट ला रहा हूँ। नए कांस्टेंट का नाम क्या रखूँ, क्या रखूँ, ए रख दूँ, ए बोल दूँ नए कांस्टेंट को, तो q इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 3/2, ठीक है। अब मैं दोनों साइड को dt से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू dt। तो dq बटे dt इज इक्वल्स टू d ऑफ ए एक्स की पावर 3/2 बटे dt, ऐसे ही हो जाएगा, हाँ। dq बटे dt कितना है, c, dq बटे dt कितना है, एक कांस्टेंट है c, है ना। और a क्या है, a खुद एक कांस्टेंट है, a खुद एक कांस्टेंट है, तो a तो बाहर आ जाएगा, a तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, dx की पावर 3/2 बटे dt, हाँ, ऐसा आ जाएगा। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, अरे वाह, बहुत बढ़िया सा दिख रहा है, बहुत बढ़िया सा दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको dx से मल्टीप्लाई करता हूँ, dx से डिवाइड करता हूँ, कर सकता हूँ, है ना। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, तो c इज इक्वल्स टू a। अब एक चीज देखना, h dx को मैं यहाँ भी लिख दूँ या h dt को मैं यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, अरे है ना, हाँ। dx बटे dt क्या होता है, dx बटे dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस बटे टाइम, वेलोसिटी, तो ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी। तो c इज इक्वल्स टू a, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3/2 x की पावर 1/2। इसको डिफरेंशिएशन नहीं आता उनको मैं बता दूं, अगर dx की पावर n होता है बटे dx, ऐसा होता है कुछ, डिफरेंशिएटिंग x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इसका आंसर क्या आता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3/2, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो यहाँ से करके देख सकते हो, मैंने फॉर्मूला बता दिया, इस फॉर्मूले को यहाँ पे करना है, बस n की वैल्यू 3/2 पुट कर लेना। dx बटे dt कितना आता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। ये 2 उधर गया, a नीचे आया, 3 भी नीचे आया, 2c बटे 3a, हाँ। और ये x की पावर 1/2 भी उधर गई, s इक्वल टू v, इतना आया, हाँ। मतलब 2 कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है, a भी हमने एक कांस्टेंट माना था, हाँ, और 3 भी कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी, अब मैं इन सारे कांस्टेंट्स को हटा रहा हूँ तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, इस वेलोसिटी और ये प्रोपोर्शनल,
और यहाँ पे क्या बच गया 1/x की पावर 1/2, 1/x की पावर 1/2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। यही पूछा हुआ है ना। देन वेलोसिटी वेरीज विद फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर। डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर क्या है, x। तो वेलोसिटी और x के बीच में क्या रिलेशन है, ये आया। क्या ये सवाल आ गया, आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बता दो इसको, बता दो इसको। हाँ, मजा आया इस सवाल में, मजा आया, बहुत मजा। अरे एकदम आत्मा तृप्त हो गई। एक बार जेई ने पूछा था, बहुत ही आसान सा सवाल पूछा था कि ये हमारा वही चार्ज पेंडुलम है और ये कुछ ना कुछ, ये कुछ ना कुछ, इस पे भी चार्ज है क्यू और इस पे भी चार्ज है क्यू, और ये दोनों कुछ ना कुछ एक्स डिस्टेंस दूर है। कितना दूर है, एक्स डिस्टेंस दूर है, मतलब इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना है, एक्स। और इन्होंने बोला कि ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स है ना, वो इस स्ट्रिंग की लेंथ से बहुत छोटा है, वही जैसा अभी हमने पिछले सवाल में देखा। देन फाइंड दिस इक्विलिब्रियम सेपरेशन, देन फाइंड दिस इक्विलिब्रियम सेपरेशन। और ये दोनों आइडेंटिकल बॉडीज है, मास सेम है और इन पे चार्ज भी सेम है। तो अगर इन पे मास और चार्ज सेम है, सब सिमेट्री होगी, तो ये x/2 और ये भी x/2, ये थीटा और ये भी थीटा, है ना। और क्योंकि ये स्मॉल एंगल है, क्योंकि ये x बहुत छोटा है ना l से, मतलब स्मॉल एंगल होगा, और जब स्मॉल एंगल है तो tan थीटा लगभग लगभग बराबर होगा sin थीटा के, है ना। हाँ, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, इन्होंने x पूछा हुआ है कि इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना होगा। हमें पता है कि tan थीटा कितना होता है, KQ² बटे x² mg, KQ² बटे x² mg। हाँ, और tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के, स्मॉल एंगल के लिए। sin थीटा कितना आएगा, x/2 परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। आया, आया, ठीक है। तो ये x वहां गया, ये x वहां गया, वहां गया, वहां गया। x³ बटे 2l = KQ² बटे mg, KQ² बटे mg। x³ कितना आ गया, 2KQ² l बटे mg। अब जी वालों ने क्या किया था, यही k को रख दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर करके एक काम करता हूँ, कराई देता हूँ, या मजाक कर रहा हूँ, बताओ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को बता रहा हूँ क्या करना है। जेई के ऑप्शंस होते हैं, उसमें क्या था, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करके देख लेना और फिर वहां से x निकाल लेना, बस इतना ही था, ठीक है। अब मैं सबको बता दूँ, एक काम करूंगा, इस लेक्चर को ना 2 पार्ट्स में अपलोड कर दूंगा। पहले पार्ट में सिर्फ पेंडुलम प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ समझाऊंगा, और दूसरे वाले पार्ट में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है ना इसकी लेंथ, तो इसको 2 पार्ट में अपलोड करना पड़ेगा। और इस सबको मिटाता हूँ, बस एक लास्ट कंसेप्ट रहता है आज की क्लास का, एक लास्ट कंसेप्ट, फिर पेंडुलम प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, सब कुछ खत्म। अगले हम लेक्चर से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। सबको मिटा दूँ, सबको मिटा दूँ। एक आखिरी टॉपिक पेंडुलम प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब ये टॉपिक से पहले मैं थोड़े से बेसिक्स बता दूँ, थोड़े से बेसिक्स क्या है, बेसिक्स क्या है कि अगर मेरे पास एक कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई ना कोई लिक्विड भरा हुआ है, इस कंटेनर में कोई ना कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब इस कंटेनर में मैं कोई मास डाल दूं, जैसे घर में भी ऐसा करा होगा ना कभी कभी, कि कोई बाल्टी है जैसे, उसमें हमने पानी भर दिया। अब अगर मैं उसमें कोई प्लास्टिक की बॉल डालूं,
तो वो तैरती है, मैं उसको जितना भी फोर्स लगा के नीचे डालूं वो फिर से ऊपर आ जाती है। इसका मतलब पानी उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, उस बॉल के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। उसी ऊपर की तरफ वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट या तो बाइंड फोर्स। ठीक है, अब मुझे बायनेंसी की स्पेलिंग याद नहीं है तो मैं यहाँ पे बाइंड नहीं लिखूंगा, अपथ्रस्ट लिखूंगा। बहुत बढ़िया। ये है हमारे ऑक्सफोर्ड के मास्टर जिनको बायनेंसी की स्पेलिंग नहीं आती। कोई बात नहीं। तो अगर मैं इस पर कोई मास एम डाल दूँ, ठीक है, मैंने कुछ बॉल डाल दिया, कुछ भी डाल दिया मास एम का, तो इस पे नीचे की तरफ तो फोर्स लगेगी एम जी, इस पे नीचे की तरफ तो फोर्स लगेगी एम जी, बट ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगेगी बाय पानी या जो भी लिक्विड है, अपथ्रस्ट। और जो अपथ्रस्ट होता है वो कितना होता है? अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वी रो जी। वी रो जी, ये कहाँ से आया? क्लास 11th। कहाँ से आया? क्लास 11th। मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, यही काम आएगा। और वैसे भी ये भी काम नहीं आएगा, इसके बाद जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा ना वो याद रखना है। और उसी से जे एडवांस में एक बार डायरेक्ट सवाल आया हुआ था, ठीक है। और ये वी क्या है? वी क्या है? वी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अच्छी समझ ना आया? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। और ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इतना आया? इतना आया, ठीक है। जब मैं एक जैसे कंटेनर है बकेट, उसमें अगर मैं कोई मास एम डाल दूँ, कोई बॉल डाल दूँ, तो उस बॉल की जितनी वॉल्यूम होती है ना वो उतनी ही वॉल्यूम पानी में जाके गिरेगा, है ना? वो उतनी ही वॉल्यूम पानी में जाके गिरेगा कि नहीं? क्योंकि जितनी वॉल्यूम इसकी एयर में होगी उतनी ही वॉल्यूम वो जाके पानी में भी गिरेगा। तो जब वो पानी में इतनी वॉल्यूम गिरेगा तो पानी उतनी ही वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा। पानी उतना ही थोड़ा सा ऊपर आ जाता है ना, जैसे पानी में हम कुछ भी डालते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है ना? तो क्यों? क्योंकि जो हमने डाला उस पानी में उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम थी, और जितनी वो वॉल्यूम थी उतना ही वॉल्यूम पानी ऊपर आ गया। हाँ, तो जितना हमने वॉल्यूम का पार्टिकल कोई भी बॉडी पानी में डाली उतना ही वो पानी अपनी जगह से हट गया। मतलब पहले उस जगह पे पूरा पानी था, पहले इस जगह पे देखना पूरा पानी था, अभी मैंने मास एम डाल दिया तो अभी यहाँ पे मास एम है इस वाली जगह में। तो मतलब इस वाली जगह पे जितना भी पानी था वो डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह से दूर हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो कितना दूर हुआ होगा? कितना दूर हुआ होगा? ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ये जो वी एफ लिखा हुआ है ना वो यही वही है, ये वही है, ये कह रहा हूँ, ये वही है कि जितना फ्लूइड इस मास एम की वजह से डिस्प्लेस हुआ। अब समझ में आया? अब समझ में आया? हाँ। अब अगर ये मास पूरा का पूरा पानी के अंदर है, फुल्ली इमर्स्ड है, फुल्ली इमर्स्ड, क्या? फुल्ली इमर्स्ड, तो इस मास का जितना भी वॉल्यूम होगा टोटल उतना ही इसने डिस्प्लेस करा होगा यहाँ से, उतना ही इसमें डिस्प्लेस करा होगा यहाँ से। मतलब जितना मास का वॉल्यूम है उतना ही फ्लूइड इसने डिस्प्लेस कर दिया। अगर ये पूरा इमर्स ना होता, पूरा इमर्स ना होता, ऐसा होता कि सिर्फ और सिर्फ इतना इमर्स है और बाकी वो तैर रहे, तो मैं ये कहता कि जितना इमर्स है ना ये वाला वॉल्यूम, उतना ही वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस करा है। बट अगर ये पूरा इमर्स है, देखो पूरा इमर्स है, तो जितना ये वॉल्यूम इसका होगा मास एम का उतना ही इसने डिस्प्लेस करा होगा, उतना ही इसने डिस्प्लेस करा होगा। मतलब इस केस में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। इतना आया? वॉल्यूम ऑफ बॉडी। क्या इतना आया कि नहीं? हाँ ना, इतना आया। हाँ, ये चीजें समझ में आई। अब अगर मैं कहूँ मास एम की डेंसिटी है सिग्मा, मास एम की डेंसिटी है सिग्मा, डेंसिटी होती है ना मास बटे वॉल्यूम, हाँ, तो सिग्मा इज इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम होगा। हाँ, तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, क्या निकालूं? मास निकालूं, क्या वो सिग्मा वी हो जाएगा? हाँ, तो ये सिग्मा वी कौन सा वाला है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अब पर क्योंकि वी बी और वी एफ दोनों बराबर हैं, इन दोनों को ही मैं कुछ ना कुछ वी बोल सकता हूँ, इन दोनों को ही मैं कुछ ना कुछ वी बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ ना, वी एफ इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी। तो अब थर्ड कितना आ जाएगा? वी रो जी, और मास कितना आ जाएगा? सिग्मा वी। इतना आया कि नहीं? इतना आया कि नहीं? हाँ यार, हाँ, ठीक है।
अब एक चीज देखना, डिस्प्लेस तो नहीं हुई ना, ये ऐसा है, हालांकि अब पता नहीं इसको क्या हो गया कुपोषण कि अचानक से ऐसा बन गया। इस पे नीचे की तरफ तो फोर्स लग रही है mg, इस मास पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है अपथ्रस्ट, और ये पूरा ये लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे। तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा नीचे की तरफ, इसका नेट वेट कितना होगा, इफेक्टिव वेट, इसका इफेक्टिव वेट कितना होगा, क्योंकि नीचे की तरफ पहले फोर्स लग रही थी mg, अब इस पे ऊपर की तरफ भी कुछ फोर्स लग रही है अपथ्रस्ट, तो इसका नेट वेट कितना होगा, mg माइनस अपथ्रस्ट, यही होगा। हाँ, m कितना है, सिग्मा v इंटू जी, माइनस अपथ्रस्ट कितना है, v रो जी। आया है नहीं आया, हाँ आ गया, बहुत बढ़िया। अब यहां से मैं v और g को कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या आया, सिग्मा माइनस रो क्या है, ये जो फ्लूइड था ना उसका डेंसिटी। अभी क्लास 12 से क्लास 11 में क्या आ गया, क्या पढ़ा रहे हो, बता रहा हूँ पहले जितना बता रहा हूँ उतना सुन लो। अब अगर मैं यहां से सिग्मा को भी बाहर ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस रो बटे सिग्मा, 1 माइनस रो बटे सिग्मा, इतना ही आएगा, है ना। देखना इस सिग्मा को अगर मैं वापस अंदर लेके जाऊं तो यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस रो आ जाएगा, ये तो बचा, ये दोनों सेम ही तो है, यहाँ से मैंने सिग्मा कॉमन ले लिया, इतना आया। हाँ, रो वी कितना है, ये क्या लिख दिया मैंने, रो वी कितना है, रो वी क्यों कह रहा हूँ, सिग्मा वी कितना है, एम के बराबर, तो इसकी जगह मैंने वापस से एम लिख दिया, तो एम जी 1 माइनस रो बटे सिग्मा, इतना है। तो अब इफेक्टिव वेट कितना है, इतना है। इफेक्टिव वेट पहले mg था, जब ये फ्लूइड वगैरह का कुछ भी जोड़ नहीं था तब mg था, अब फ्लूइड में डालने के बाद इतना हो गया, आ गया, इतना आया कि नहीं। अब ये सब कुछ मैंने क्यों बताया कि अगर मेरे पास एक पेंडुलम था, चार्ज पेंडुलम, इसमें चार्ज तो है q, ऐसा कुछ, और मास है m, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, mg, और इस पे भी नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg। ये भी एंगल बन रहा है थीटा, ये भी एंगल बन रहा है थीटा, क्योंकि दोनों का मास सेम है। अब ये एयर में है, ये कहाँ पे, एयर में है, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। हाँ, तो मैंने कहा कि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ एफ नॉट और इधर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है एफ नॉट, इतना आया। हाँ, दोनों पे एफ नॉट फोर्स लग रहा है। अब मैंने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे पेंडुलम वाले को, इस पूरे सिस्टम को मैंने किसी लिक्विड में डाल दिया, मैंने क्या किया, इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी कितनी है रो एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। किसी दूसरे मीडियम में डाल रहे हैं ना, कोई दूसरा लिक्विड है, अब लिक्विड का कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो होगा, बिल्कुल होगा। तो अब क्या बन जाएगा, ये भालू बन जाएगा, नहीं, अब ये क्या बन जाएगा, ऐसा ही कुछ सिस्टम होगा, चार्ज तो अभी भी उतना ही रहेगा, पर अभी जो इन पे फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो k टाइम्स कम हो जाएगी। यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि डिस्प्लेस हो जाएगी, पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो k टाइम्स कम हो जाएगी। अब इन्होंने क्या बोला, एक कंडीशन दी हुई है कि हमने इसको लिक्विड में इमर्स तो करा, बट इसका ये जो एंगल था वो चेंज नहीं हुआ, कीपिंग द एंगल अनचेंज। इन्होंने बोला हुआ है कि ये एंगल अनचेंज्ड है,
तो ऐसे क्वेश्चन में फिर वो क्या कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे बताओ, ये कैसे निकाल देंगे, देखते हैं। अच्छा एक चीज देखना, यहाँ नीचे की तरफ नेट वेट कितना लग रहा था, इफेक्टिव वेट नेट कितना लग रहा था mg, यहाँ कितना लगेगा, यहाँ लगेगा इफेक्टिव वेट इतना नीचे की तरफ, और ये सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, ये जो बॉडीज है ना इनकी डेंसिटी, ये जो बॉडी है ना इसकी डेंसिटी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बटे एम जी होता है, एफ ई बटे एम जी होता है। यहाँ एफ ई कितना है, एफ ओ एफ नॉट के बराबर, और एम जी कितना है, एम जी के बराबर। और यहाँ पे भी जो tan थीटा आएगा वो कितना होगा, एफ ई बटे एम जी, एफ ई बटे एम जी। यहाँ एफ ई कितना है, एफ नॉट बटे के, और एम जी कितना है, नेट वेट कितना है, अरे भाई कितना है। अब ये एंगल बराबर है, थीटा थीटा दोनों सेम है, तो ये और ये बराबर होंगे। हाँ मतलब ये और ये बराबर होंगे, अरे वाह। हे भगवान, फिर से बताओ, एक ही लेक्चर में दो दो बार। ओह, ओह, मुझे लगता है कि कोई कमरे में घुस गया। एफ नॉट कटा, एम जी कटा 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 कटा, ये के ऊपर आया, ये के ऊपर आया, तो के इज इक्वल्स टू 1 माइनस रो बटे सिग्मा इज इक्वल टू 1 सिग्मा माइनस रो बटे सिग्मा। ये सिग्मा ऊपर आएगा, ये सिग्मा ऊपर आएगा, तो के डायरेक्टेड कांस्टेंट कितना आएगा, सिग्मा बटे सिग्मा माइनस रो। आया। अब पता चला कि ये सब कुछ मैंने क्यों पढ़ाया। आगे तो इसी सवाल पे, मतलब सॉरी इसी फॉर्मूला पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था जे एडवांस में, मतलब वो होते हैं ना मल्टी कैरेक्टर वाले, तो मल्टी कैरेक्टर वाले में एक क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, वैल्यूज इसकी 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 सबकी दे रखी थी और डायरेक्टेड कांस्टेंट की वैल्यू पूछी थी। आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया, मिटा दो इसको, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास एक छोटी सी चीज, बहुत ही छोटी सी चीज, बहुत ही छोटी सी चीज, हमें पता है, वैसे क्वेश्चंस तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, तो मैं क्वेश्चंस के लिए तैयार कर रहा हूँ बस। हमें पता है कि हमें पता है कि इन एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो होती है एफ नॉट। और अगर मैं वही इसी चीज को किसी मीडियम में लेके जाऊं तो ये फोर्स हो जाएगी एफ एम, जो कि किसके बराबर होती है, एफ नॉट बटे के के। तो अगर मुझसे कोई क्या पूछे, फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स, अगर मुझसे कोई भी फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स पूछे, फ्रैक्शनल चेंज मतलब फ्रैक्शनल चेंज अगर कहीं भी पूछा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, चेंज बटे ओरिजिनल वैल्यू, चेंज बटे ओरिजिनल वैल्यू। ये किसी बॉडी में कितना चेंज आया, किसी चीज में कितना चेंज आया उसकी ओरिजिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, डेल्टा एफ मतलब फोर्स में कितना चेंज आया बटे ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फोर्स कितनी थी, एफ नॉट। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डेल्टा एफ कितना है, फोर्स कितना चेंज हुआ, पहले एफ नॉट था फिर एफ एम हो गया, अब बटे एफ नॉट कितना आया, इतना आया। हाँ अब यहाँ पे एक चीज देखना, एफ नॉट माइनस एफ एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ नॉट बटे के, तो एफ नॉट को मैंने कॉमन लिया, ये कितना बचा, 1 माइनस 1 बटे के बटे एफ नॉट, इतना आया, इतना आया। तो ये कितना बचा, कितना बचा, एफ नॉट कट गया, ये कितना आया, कितना आया, 1 माइनस 1 बाई के, इसी चीज को मैं क्या लिख देता हूँ, के माइनस 1 बटे के।
तो फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स कितना आता है, k माइनस वन बटे के। के क्या है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा अगर परसेंटेज चेंज पूछा हो, परसेंटेज चेंज पूछा हो तो कुछ नहीं, फ्रैक्शनल फोर्स, फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स इनटू 100 हो। किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज पूछा हो तो फ्रैक्शनल वाले चेंज में 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फ्रैक्शनल चेंज हमारे पास कितना है, इतना आया, आ गया। तो बस छापो इसको, छापो इसको, छापो इसको, छाप दिया। तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर बोल रहा हूँ, बताओ 2-2.5 घंटा पढ़ाते पढ़ाते ना दिमाग घूम गया, बताओ। तो मैं क्या कह रहा था, यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। आई होप पेंडुलम प्रॉब्लम से रिलेटेड सब कुछ सॉल्व हो गया होगा, अच्छे अच्छे सवाल भी हमने कराए, सब कुछ आई होप अच्छे से आ गया होगा। तब भी कोई प्रॉब्लम हुई, तब भी कुछ कंफ्यूजन हुई तो कमेंट सेक्शन खुला है, 24 घंटे खुला है, बताओ कोई टैक्स थोड़ी लगता है कमेंट करने में। तो कर लेना वो प्रॉब्लम। तब तक के लिए इन सबके नोट्स बनाओ, रिवाइज करते रहो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।